हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी में रिफंड लेने का तरीका बदल चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है और क्वार्टर वाइज रिफंड की एप्लीकेशन जाती है। तो इस बार जब हम रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है वो काफी बदल चुका है जीएसटी में रिफंड लेने का। अब सबसे पहले क्या चेंज हुआ है इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि जीएसटी में रिफंड मिलता कब कब है। भाई, इनकम टैक्स में तो हमें पता है कि अगर टीडीएस ज्यादा कट जाता है तो हम आईटीआर फाइल करते हैं, रिफंड मिल जाता है। तो क्या जीएसटी में भी ऐसे केसेस होते हैं जहां रिफंड मिलता है? तो बिल्कुल सर, जीएसटी में भी ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहां पर हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, रिफंड किन चीज का आप क्लेम कर सकते हो। सर, दो लेजर होते हैं हमारे पास। एक कैश का लेजर होता है, एक होता है सर क्रेडिट का, जिसमें आईटीसी जमा होती है। तो अब इन दो लेजर का ही रिफंड हम क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन क्या क्या होगी वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो रिफंड जीएसटी में तभी मिलता है जब टैक्स पेयर ने या तो फिर एक्स्ट्रा जीएसटी जमा कर दिया है या फिर उसके पास एक्यूमुलेट हो गई है ज्यादा आईटीसी, इतनी आईटीसी कि वो आगे चलकर उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता है। फिर वो फॉर्म फाइल करता है RFD01 पोर्टल पर और टाइम लिमिट भी इसकी होती है। 2 साल के अंदर अंदर आपको रिफंड जो है वो क्लेम कर लेना चाहिए, वरना वो फिर लैप्स हो जाता है। तो अब इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं वो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली होती है जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से बाहर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गुड्स, अपनी सर्विस। तो वहां पर दो आपके पास ऑप्शन होते हैं। पहला, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक बॉन्ड होता है, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT होता है नंबर, वो आप ले लो। तो आपका बेनिफिट क्या होगा कि जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी ही नहीं लगेगा, मतलब जीरो जीएसटी। सिर्फ आपको टैक्सेबल वैल्यू की इनवॉइस काटना है, ठीक है, एक्सपोर्ट इनवॉइस करना है और आपका अब आप बिना जीएसटी पे करे ही आप यहां से माल भेज सकते हो। और बाद में अब यहां पर सवाल ये उठता है, जब हमको जीएसटी पे नहीं करना है तो जो हमने परचेज पर, मैन्युफैक्चरिंग पर जो परचेज करा है उसकी जो आईटीसी है उसका क्या होगा सर? वो हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम पहले जीएसटी पे कर दें और बाद में उसका रिफंड क्लेम कर लें। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर रिफंड आईटीसी का नहीं होता है, यहां पर जो आपने जीएसटी पे करा है ना वो आपको बाद में मिल जाता है। तो ज्यादातर एक्सपोर्टर जो होते हैं वो पहला ऑप्शन चूज करते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें आपको जीएसटी पे ही नहीं करना है। दूसरे ऑप्शन में पहले आप जीएसटी पे कर रहे हो, फिर आपको उसका रिफंड मिल रहा है। तो यहाँ पर एक लंबा प्रोसेस है, पहले आपकी जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है। तो यहाँ पहले ऑप्शन में क्या है, एलयूटी बॉन्ड साइन करके दे दिया, बॉन्ड दे दिया, एलयूटी हमारे पास नंबर आ गया, हम बिना जीएसटी पे करे ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। ऑल्दो बहुत सी ऐसी कैटेगरी होती है जहां पर ये अलाउ नहीं होता है, तो फिर आपको ऑप्शन बी ही चूज करना पड़ता है। ठीक है सर। दूसरा होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इस केस में देखिए क्या होता है कि आपने पीछे से परचेज करा जो रॉ मटेरियल, उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है 18%, और आगे जो आपका जो मेन प्रोडक्ट है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, उस पर जीएसटी लगता है सिर्फ 5%। अब आप सोचो, पीछे से आप पे कर रहे हो 18%, आगे आपको पे करना है सिर्फ 5%। तो धीरे धीरे आपकी जो आईटीसी है ना वो ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगी और जो आपका पेबल अमाउंट है वो कम होगा। तो धीरे धीरे आपकी आईटीसी जो है वो एक्यूमुलेट होती चली जाती है। तो फिर एक रूल 89 में फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई करके आप जो अनयूटिलाइज आईटीसी है उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। तो जब पीछे से आपको आईटीसी ज्यादा पे करना पड़ रहा है परचेज पर और आपकी सेल पर आईटीसी कम है, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, और यहां पर आपको रिफंड मिल जाता है। अच्छा सर, उसके अलावा एक्सेस बैलेंस हो गया आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। हो सकता है कि आपने चालान ज्यादा जमा कर दिया, 10,000 जमा होना था, एक जीरो ज्यादा होगा, 1 लाख हो गया। 50,000 जमा करना था, 70,000 जमा कर दिया, हो सकता है ना सर। वहां पर आप आईटीसी का नहीं, कैश लेजर का रिफंड ले सकते हो। गलत हेड में भी आईटीसी अगर आपका जमा हो गया, ऑल्दो अभी तो आप PMT09 फाइल करके उसको ठीक कर सकते हो, बट हो सकता है कि आपका गलत हेड में जीएसटी चला गया है, तो अब आप उसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरीके से, हाँ, अब अगर ये देखेगा डिपार्टमेंट कि आपकी जो फ्यूचर लायबिलिटी है उसमें आप कैश आप एडजस्ट कर सकते हो, फिर वो रिफंड नहीं देगा। तो कैश लेजर से रिफंड उन्हीं केस पे ज्यादातर मिलता है, या तो बिजनेस बंद हो गया हो, अब कैश, अब बिजनेस क्लोज हो गया, जीएसटी क्लोज हो गया, कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, अब आप रिफंड क्लेम कर लो। लेकिन अगर आप फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हो तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि भाई आप उसको एडजस्ट करिए, रिफंड हम नहीं देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा सर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस करा कि एक्सेस टैक्स पे कर दिया, मतलब रॉन्ग हेड में हमने पे कर दिया। डीम्ड, एक होता है एक्चुअल एक्सपोर्ट, एक होता है डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में भी
आपको मिल जाता है क्या, रिफंड। अब डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है, इंडिया में ही आप माल भेज रहे हो बट उसको भी हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। जैसे SEZ, जो SEZ जोन होते हैं वहां पर आप माल भेजते हो, है वो इंडिया में, बट वहां पर भी आपको क्या बेनिफिट मिल जाते हैं, एक्सपोर्ट के बेनिफिट वहां भी मिल जाते हैं। प्रोविजनल असेसमेंट, कोई आपका केस चल रहा था, आप केस जीत गए, अब केस जीत गए तो जो पैसा पड़ा हुआ था वो आपको रिफंड हो जाएगा। सेम अपील, कोर्ट ऑर्डर, आगे चलकर आपने अपील करी, कोर्ट ऑर्डर, कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया और आपके फेवर में आया तो भी आपको रिफंड मिल जाता है। उसके बाद सप्लाई नॉट प्रोवाइडेड, एडवांस टैक्स आपने जमा कर दिया, आपको एडवांस मिल गया, आपने उसके बाद GST जमा कर दी, बट आगे चलकर वो सप्लाई में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो आपने तो एडवांस में टैक्स पे कर दिया है, सप्लाई हुई नहीं बाद में, इस केस में भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ये वो केसेस हैं जहां पर आपको रिफंड मिल जाता है, ठीक है। ओके सर, कुछ केस ऐसे भी हैं जहां पर नहीं मिलता है रिफंड, जैसे अगर आप जो भी माल भेज रहे हो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, निल रेटेड है, तो उस केस में भी एक्यूमुलेटेड ITC का रिफंड नहीं मिलता है। पहली बात तो ये, ब्लॉक क्रेडिट केस में भी नहीं मिलता है, आपके पास ब्लॉक क्रेडिट आके पड़ा हुआ है क्योंकि वो ब्लॉक्ड है नेचर से ही, अब आप उसका रिफंड क्लेम नहीं कर पाओगे। इन्वर्टर ड्यूटी, उस केस में अगर कैपिटल गुड्स है ना तो वहां पर आपको ITC जनरली रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट का मिलता है या मिलता ही नहीं है अगर इन्वर्टर ड्यूटी वाला है। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में तो कैपिटल गुड्स का मिलता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कैपिटल गुड्स का रिफंड, उसके बाद जो ITC है उसका रिफंड नहीं मिलता है। इन्वर्टेड ड्यूटी में भी नहीं मिलता है, बट हाँ कुछ केस में रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट तक का मिल सकता है, लेकिन कैपिटल गुड्स आप मान के चलो, चाहे इन्वर्टेड ड्यूटी हो या एक्सपोर्ट, आपको कैपिटल गुड्स की ITC का रिफंड नहीं मिलता है, ठीक है। तो कुछ रेड फ्लैग्स है वो आपको ध्यान रखना है, जैसे GSTR 1, 3B और बुक्स आपस में मैच होने चाहिए। आपने रिफंड की एप्लीकेशन डाली और GSTR 1, 3B मैच नहीं कर रहा है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ITC आप क्लेम करो बट आपका जो सप्लायर है उसने नॉन कंप्लायंस कर रखा है, उसने 3B नहीं फाइल करा है, उसने GSTR 1 नहीं फाइल करा है, तो भाई आपको वैसे भी ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एक्सपोर्ट तो कर रहे हो बट आपको पैसा ही नहीं रियलाइज हुआ, आगे से पैसा मतलब आया ही नहीं, तो जब इंडिया में जब बाहर की फॉरेन करेंसी आई नहीं तो हम आपको बेनिफिट कैसे दे सकते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रोसीड को रियलाइज करना, उसको पैसा मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह डॉक्यूमेंट नॉट मैचिंग इनवॉइस वैल्यूज, अब आपके पास शिपिंग बिल है, आपके पास इनवॉइस है, आपके पास टैक्स इनवॉइस है, ये सब मिला के वैल्यूज आपस में मैच करनी चाहिए, जरा सा मिसमैच होगा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और जब आप रिफंड फाइल करेंगे तो सही कैटेगरी चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, गलत कैटेगरी में रिफंड अगर आपने अप्लाई कर दिया तो वो भी हो जाता है कैंसिल। तो अब आप फाइल करने जा रहे हैं पोर्टल पर GST रिफंड की एप्लीकेशन, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो देख लीजिए एक बार। उस क्वार्टर का या उस पर्टिकुलर पीरियड का जिसका आप रिफंड क्लेम करने जा रहे हैं, GSTR 1 होना चाहिए, 3B होना चाहिए, आपस में मैच होना चाहिए, शिपिंग बिल होना चाहिए, उसकी इनवॉइस होनी चाहिए सर, LUT होना चाहिए, अगर आप बिना GST पे करे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो LUT होना चाहिए, स्टेटमेंट 3 और एनेक्सर B होना चाहिए। कोई नोटिस आता है तो आपके पास प्रॉपर उसका रिप्लाई भी होना चाहिए। ये चीजें हैं, फिर आपका रिफंड स्मूथ तरीके से प्रोसेस हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी अपनी एक्सपोर्ट की एप्लीकेशन फाइल करवाना चाहता है, उसमें हेल्प लेना चाहता है, तो ये जो नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको खुद का रिफंड फाइल करना है, क्लाइंट का फाइल करना है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी गाइडेंस चाहते हो, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। एक्सपोर्ट एप्लीकेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अब इसमें तो कुछ चीजें मैं आपको डायरेक्टली दिखाना चाहता हूं। जो चेंज की मैं बात कर रहा था वो था एनेक्सर बी में। एनेक्सर बी सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा। पहले क्या होता था, अभी तक ये जो एनेक्सर बी होता था ना सर, इसमें पूरी परचेज की डिटेल देनी होती है, ITC की पूरी डिटेल देनी होती थी। और ये पहले सिर्फ एक नॉर्मल एक्सेल का फॉर्म होता था, इसको आपको भरना होता था बस, फिर आपको PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना होता था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ये एक प्रॉपर एक फॉर्म की तरह है, इसको आपको फिल करना है, वैलिडेट करना है, और उसके बाद एक फाइल जेसन की है वो क्रिएट होगी, उसको पोर्टल पर आपको अपलोड करना होगा। कैसे सर, आइए मैं आपको यूजर सर्विस में जाना है, रिफंड में जाना है और एप्लीकेशन फॉर रिफंड पे जाना है। तो कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप देखो यहाँ पर स्टेटमेंट 3 वो आपको यहां पर अपलोड करना है और एनेक्सर बी आपको यहां अपलोड करना है, और फिर ये नीचे पूरी आपकी एप्लीकेशन होगी, उसको भी अभी आगे चलकर हम लोग देखेंगे। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट 3 और एनेक्सर बी। अब ये एनेक्सर बी पहले सिर्फ एक्सेल की एक फॉर्म होता था, उसको आप फिल करते थे
और फिर आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करते थे। इस बार जो चेंज हुआ है, अब आप पीडीएफ अपलोड नहीं करोगे, पहले वैलिडेट करोगे, यहां से जेसन क्रिएट करोगे एनएक्सआरबी का, फिर उस जेसन को आप उठा के यहां पर अपलोड करोगे, फिर वहां से वेरीफाई किया जाएगा। इसमें एनएक्सआरबी जो होता है, इसमें आईटीसी की पूरी डिटेल होती है। इसमें यह बताना होता है कि जो आपकी इनवर्ट सप्लाई है वो किसके रिगार्डिंग है। पहला इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपने करा हुआ है, इनवर्ट सप्लाई है फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, या इनवर्ट सप्लाई है रिवर्स चार्ज वाली, या इनवर्ट सप्लाई है अनरजिस्टर्ड पर्सन से आरसीएम वाली, या फिर इनवर्ट सप्लाई है आईएसडी से, या फिर कुछ अलग है। तो इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। फिर यहाँ पर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आपको करना है सिलेक्ट, इनवॉइस है, बिल ऑफ एंट्री है, क्या है, जीएसटी सप्लायर का जीएसटीएन आपको यहाँ पे डालना है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, फिर यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू, इनपुट सर्विस है कि गुड्स है कि कैपिटल गुड्स है वो आपको बताना है, एचएसएन कोड, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, और फिर अगर कोई ब्लॉक आईटीसी वाला है तो यहाँ पर आपको यस और नो करना है। उसी तरह एलिजिबल है कि नहीं तो आपको यस और नो करना है, और फिर अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी लिखना है, और फिर टू बी में वो किस पीरियड में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे अगर जनवरी में यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपको 01/2026 ये एंटर करना है। तो ये सारी चीजें एंटर करने के बाद फिर आप यहाँ पर जाओगे और वैलिडेट एंड कैलकुलेट करोगे। जब वैलिडेट एंड कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक इसने एलिजिबल आईटीसी का अमाउंट लिख दिया है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको एरर भी पता चल जाएगी कि भाई यहाँ पर आपने जीएसटी नंबर नहीं भरा है, और देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर डेट यहाँ पर आ गई है। ठीक है सर, ये एरर आ रही है। अच्छा, एक बात और भी है, अभी ये क्योंकि नया फॉर्म है, नया अपडेट है, तो अभी कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है। देखो अभी आपको ये एरर दिख रही है ना, मैं दोबारा आपको करता हूं यहाँ से वैलिडेट, कोई मैंने चेंज नहीं किया है फॉर्म में। अब देखो यहाँ से अमाउंट पूरी तरीके से बदल चुका है, और एरर्स भी देखिए नई नई आने लगी है। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट ऑफ एलिजिबल आईटीसी, ये क्यों आ रहा है सर? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी नया फॉर्म है, ये पोर्टल से ही वैलिडेट कर रहा है, इस वजह से अभी कुछ टाइम लगेगा इसको पोर्टल के साथ कंप्लाई करने में। जब जब मैं वैलिडेट कर रहा हूं यहाँ पे एक नई एरर आ जा रही है, तो अभी ये पोर्टल की एरर है, बट जब ये सब कुछ सही हो जाएगा आप वैलिडेट करोगे, वैलिडेट करने के बाद यहाँ पर आप क्रिएट फाइल टू अपलोड करोगे तो जेसन क्रिएट हो जाएगी। तो ये आप उठा के यहाँ पर अपलोड कर दोगे। फिर हम बात करेंगे स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 हमें बताता है बेसिकली एक्सपोर्ट की डिटेल। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां भी एक छोटा सा चेंज हुआ है। देखिए क्या क्या चीजें यहां पर आती हैं सर। एक्सपोर्ट डिटेल में आपको क्या देना होता है भाई? इनवॉइस। यहां पर तो जो आपकी इनवॉइस है उसकी डिटेल जाती है, उसकी इनवॉइस नंबर, उसकी डेट, उसकी वैल्यू। ठीक है, गुड्स है कि सर्विस है। अब यहां से एक्सपोर्ट की डिटेल जाती है। जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया के बाहर तो हर जो कस्टम पोर्ट होता है उसका एक कोड होता है जो आपको शिपिंग बिल से मिल जाएगा। तो पोर्ट कोड, फिर शिपिंग बिल का नंबर, शिपिंग बिल की डेट, FOB वैल्यू, ठीक है ना, वो आपको यहां पर ये भी शिपिंग बिल से मिल जाएगी। अब आ जाएगा EGM की डिटेल, रेफरेंस नंबर और डेट। सर ये हमें कहां से मिलेगी? इसके लिए आपको जाना होगा आइस गेट की वेबसाइट के ऊपर। आइए मैं आपको लेकर चल रहा हूं आइस गेट शिपिंग बिल। तो आप icegate.gov.in की वेबसाइट पे आप जाएंगे। यहां पर आप देखो सर्विस का टैब आ रहा है, सर्विस में आप जाओगे, इंक्वायरी में आप जाओगे, और यहां पर पब्लिक इंक्वायरी आ रहा है, इसके ऊपर आप करोगे क्लिक। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट स्टेटस का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और शिपिंग बिल देखिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, तो शिपिंग बिल पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए सब लोकेशन वगैरह सब आ रही है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ एक INNGRB। तो यहाँ पर आप जो पोर्ट कोड है आपका वो आप यहाँ पर एंटर करोगे सर। ठीक है, शिपिंग बिल का नंबर है 8461 188 और डेट है शिपिंग बिल की 3 जनवरी। और करेंगे यहां से सर्च। अब यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी, शिपिंग बिल डिटेल। यहाँ पर देखिए EGM स्टेटस आ रहा है, तो यहां से ये नंबर आपको मिल जाएगा और डेट मिल जाएगी। अब ये नंबर EGM का ये और ये डेट आपको यहां से मिल जाएगी। ये आपको एक एक शिपिंग बिल की अलग अलग सर्च करना है
और यहाँ पर आपको एंटर करना है। सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करेंगे, वैलिडेट करेंगे, क्रिएट फाइल टू अपलोड, जेसन क्रिएट हो जाएगी और वो जेसन उठा के आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आपको नीचे आना है, जैसे आप अपलोड करोगे फिर यहाँ पर देखिए दो चीजें पूछ रहा है, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, मतलब एक्सपोर्ट की जो भी आपकी सेल है वो आपको यहाँ पर लिखना है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक, तो यहाँ पर सिर्फ एक्सपोर्ट की डिटेल आएगी, एक्सपोर्ट टर्नओवर की, यहाँ पर एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक, फिर यहाँ पर आपको एलिजिबल अमाउंट जो रिफंड है वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, फिर नीचे आएंगे यहाँ पर एलयूटी डिटेल वगैरह और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे सर? एक तो आपको जीएसटीआर 1 अपलोड करना है, 3B अपलोड करना है, शिपिंग बिल, इनवॉइस, एलयूटी नंबर आपको लिखना होगा। एनेक्सर भी पहले हम एज अ पीडीएफ अपलोड करते थे, अभी एज अ जेसन अपलोड हो चुका होगा ऊपर, और स्टेटमेंट 3। ये करने के बाद फिर हम सबमिट कर देंगे वही ओटीपी वगैरह मंगा के। उसके बाद अगर सब कुछ सही होगा तो मान के चलिए, वैसे तो बहुत केसेस में अभी ये रूल आ गया कि भाई 90% रिफंड इंस्टेंट आ जाता है, बट ऐसा अभी हो नहीं रहा है। कुछ केसेस में भले ही हो रहा होगा, अगर आपने कोई ऐसा केसेस देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अदरवाइज मान के चलिए कि 20 से 25 डेज के अंदर अगर आपकी एप्लीकेशन सही है तो आपको रिफंड मिल जाएगा, जो भी अकाउंट आपका रजिस्टर्ड है जीएसटी पोर्टल पर। सो फ्रेंड्स, ये है जीएसटी से रिलेटेड पूरा तरीका। और जो चेंज हुए थे उसमें अगर मैं आपको बताऊं, एक तो हमने एनेक्सर बी का चेंज देखा है, दूसरा हमने ये जो आइस गेट में अभी तरीका देखा है ना ईजीएम निकालने का, ये भी बदल चुका है। पहले हम लोग ईजीएम की डिटेल अलग तरीके से निकालते थे, बट अभी पूरी वेबसाइट चेंज हो गई है और ईजीएम की डिटेल जैसे अभी हमने देखी है, ये नया तरीका है ईजीएम की डिटेल को फाइंड आउट करने का। तो ये है फ्रेंड्स जीएसटी रिफंड की पूरी कहानी। आपको रिफंड से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, आप एप्लीकेशन फाइल करना हो, आप हैं, आपके क्लाइंट हैं, जो भी है रिफंड एप्लीकेशन हम उनके बिहाफ पे भी फाइल कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।